सुबह सुबह राम किशन जी अपने घर के आंगन में आंखें मूंदे बैठे थे। तभी किचन से उनकी पत्नी शारदा जी चाय लेकर बाहर आई और उनकी बंद आंखें देखकर बोली, अरे ऐसे कैसे बैठे हो? अभी तो सोकर उठे हो, फिर से आंख लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? शारदा जी ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए पूछा तो राम किशन जी ने धीरे से आंखें खोलकर उन्हें देखा और फिर वापस आंखें मूंद ली। शारदा जी चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए दबे स्वर में बोली, मुझे मालूम है जी, नवीन का वापस जाना आपको खल रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं तो कुछ दिनों की रौनक होती है, फिर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। राम किशन जी के यहाँ रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका छोटा बेटा पवन अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ लव मैरिज करके जयपुर में सेटल हो गया था। शादी के बाद वो उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। बड़ा बेटा नवीन कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने अपने माता पिता की पसंद से अरेंज मैरिज की थी। उसकी पत्नी नीलम सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण अपने सास ससुर की लाडली बहू थी। नवीन और नीलम भी कुछ सालों से मुंबई में थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। नवीन का मुंबई रुक जाना राम किशन जी को अच्छा नहीं लगा, मगर शारदा जी ने उन्हें समझा दिया था कि अपनी ममता को बच्चों की तरक्की के आगे नहीं लाना चाहिए। और वैसे भी वो मुंबई रहेगा तो भी क्या, आपके रिटायरमेंट के बाद हम ही उनके पास चले जाएंगे। नवीन और नीलम उनके पास साल में एक बार 1 महीने के लिए ज़रूर आते और उनसे मुंबई चलने का अनुरोध करते। नीलम जितने दिन वहाँ रहती अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। लेकिन आज राम किशन जी को रिटायर हुए पूरे 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में नवीन ने उन्हें मुंबई जाने के लिए एक बार भी नहीं कहा था। इधर शारदा जी अपने पति राम किशन जी से बार बार जिद किया करती थी। वो कहती, क्या हुआ जो बच्चों ने हमें मुंबई चलने के लिए कहना बंद कर दिया तो चलो हम ही मुंबई चले जाते हैं। लेकिन राम किशन जी बड़े ही स्वाभिमानी इंसान थे और बिना बुलावे के कहीं जाना खुद का अपमान समझते थे। आज राम किशन जी के बंद आँखों के पीछे कल रात का वो सीन बार बार घूम रहा था, जो उन्होंने दुर्भाग्यवश अनजाने में ही देख लिया था। नवीन और नीलम अपने कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। दोनों में कुछ बहस छिड़ी हुई थी। बहू नीलम नवीन से कह रही थी, देखो जी, तुम गलती से भी मम्मी पापा को मुंबई आने के लिए मत कहना। वो दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं कि कब तुम उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहो। लेकिन मैं पहले बता देती हूँ, मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मुझे ही पता है मैं यहाँ कैसे 1 महीना निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर भी इनके नखरे ढीले नहीं होते। चाहो तो हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीलम बार बार गर्दन झटकते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। तभी उसकी बात सुनकर नवीन बेशर्मी से बोला, कैसी बातें कर रही हो नीलम? मुझे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कभी नहीं कहूँगा। और मुझे पता है पिताजी मेरे बिना कहे मुंबई कभी नहीं आएंगे। मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कत होती है। वो अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। समझते ही नहीं कि उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। उनकी इसी आदत की वजह से पवन ने भी उनसे कन्नी काट ली है। नवीन लगातार बोलते जा रहा था।
दोनों इस बात से बेखबर थे कि दरवाजे के पास खड़े राम किशन जी भूत बने उनकी सारी बातें सुन चुके थे। ये सब सुनकर राम किशन जी सन्न रह गए। उनका दिमाग कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था, इसीलिए वो उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कह पाए। नवीन और नीलम को अगले दिन मुंबई विदा करने तक का समय उन्होंने कैसे कांटों पर चलकर गुजारा था, ये बस उनका दिल ही जानता था। उनके बड़े बेटे बहू जिनकी वो मिसाल दिया करते थे, उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। जाते हुए दोनों ने कितने प्यार और आदर के साथ उनके पैर छुए थे, लेकिन ये प्यार, ये अपनापन सब एक दिखावा था। उनका मन फिर से नफरत और दुख से भर उठा। वो ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि शारदा जी को इस बारे में बताएं या नहीं, ये सोचकर कि क्या वो ये सब सहन कर पाएगी। राम किशन जी बार बार बीती रात की बातों को याद कर दुख के महासागर में गोते लगाने लगे। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था, लेकिन राम किशन जी का जीवन जैसे इस मोड़ पर थम गया था। अपने अंदर के दर्द को किसी के सामने जाहिर न कर पाने के कारण वो भीतर ही भीतर घुटते जा रहे थे। उस घटना के बाद उनके स्वभाव में भी काफ़ी नकारात्मक परिवर्तन आ गया। दुख को भीतर ही भीतर घोट लेने के कारण वे चिड़चिड़े होते जा रहे थे। बच्चों से मिली उपेक्षा से खुद को बेइज्जत महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे शारदा जी भी उनके इस दर्द को महसूस करने लगी। दोनों मन ही मन घुटते मगर एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अभी भी उनके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक धुंधली किरण बाकी थी कि शायद कभी किसी दिन बच्चों को उनकी ज़रूरत महसूस हो और वो उन्हें ज़बरन अपने साथ ले जाएं। पर ये उम्मीद ही उनके मन के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन राम किशन जी शारदा जी के साथ किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्हें चलते हुए 1 घंटा हो चुका था। तभी कार से अचानक घर घर की आवाज़ आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई और दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। सूरज सर पर था। पसीने से लथपथ राम किशन जी लाचार खड़े अपनी कार पर झुंझला रहे थे। थोड़ा पानी पी लीजिए, शारदा जी उन्हें पानी देते हुए बोली। काश यहाँ कहीं पेड़ की छाया मिल जाए, कहते हुए शारदा जी साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्या भगवान हमें बिना परेशान किए हमारा कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता? खुद को असहाय मानकर राम किशन जी ने भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया। देखो जी, वहाँ दूर एक पेड़ है, वहाँ 2-3 छप्पर भी लगे हैं, वही चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। शारदा जी ने दूर एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तो दोनों बोझिल कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगे। वहाँ एक छप्पर तले चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसमें 2-3 टूटी फूटी बेंच पड़ी थी। उन पर 2 ग्रामीण बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पास में एक बूढ़ी अम्मा कुछ गुनगुनाती हुई उबले आलू छील रही थी। दुकान में एक तरफ एक टूटे फूटे तसले में पानी भरा हुआ था, उसके पास ही अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। कुछ चिड़ियाँ फुदक फुदक कर तसले में भरा पानी पी रही थी और कुछ बैठी पेट पूजा कर रही थी। साथ लगे पेड़ से बार बार गिलहरियाँ आती, दाना उठाती और सर से वापस पेड़ पर चढ़ जाती। पेड़ की शाखाओं के हिलने से ठंडी हवा का झोंका आता, जो भरी दोपहरी में बड़ी राहत दे रहा था। यह सब देखकर शारदा जी को बहुत सुकून मिला। क्या चाहिए बाबूजी, चाय पियो, बूढ़ी अम्मा की आवाज़ से शारदा जी की तंद्रा भंग हुई।
वो राम किशन जी की ओर देखते हुए बोली, आप चाय के साथ कुछ लोगे क्या? नहीं, राम किशन जी ने गुस्से भरे टका सा जवाब दिया। बाबूजी, आपकी शक्ल बताती है कि आप भूखे भी हो और परेशान भी। देखो जी, खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। पेट में कुछ डाल लो, शरीर भी चलेगा और दिमाग भी। बूढ़ी अम्मा इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बूढ़ी अम्मा की हंसी देखकर राम किशन जी गुस्से में तमतमा गए। लो, पड़ गई आग में आहुति। शारदा जी मन में ये सोचकर सहम गई। राम किशन जी मुँह से कुछ नहीं बोले, लेकिन बूढ़ी अम्मा की तरफ घूरकर देखने लगे। बूढ़ी अम्मा चाय बनाते बनाते बतियाने लगी। बाबूजी, इस सुनसान जगह में कैसे आना हुआ? क्या हुआ? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं आसपास कोई मैकेनिक भी मिलेगा या नहीं। शारदा जी ने लाचारी प्रकट करते हुए कहा। तो बूढ़ी अम्मा उन्हें चाय और भजिया देते हुए बोली, मैं किसी के हाथों मैकेनिक बुला लूँगी, आप परेशान ना हो। अरे ओ मोहन, इधर आओ। बूढ़ी अम्मा दूर खेत में काम कर रहे एक आदमी की ओर चिल्लाई। भाई, इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है, जरा श्यामू मैकेनिक को तो बुला ला, गाड़ी सुधार देगा। इस वीराने में कहाँ जाएंगे ये बेचारे? बूढ़ी अम्मा के स्वर में ऐसा विनयपूर्ण निवेदन था जैसे उसका अपना काम ही फंसा हो। फिर वो राम किशन जी से बोली, देखो जी, चिंता मत करो, श्यामू ऐसा बच्चा है जो कैसी भी बिगड़ी गाड़ी को चलाकर ही दम लेता है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा चिड़ियों के पास बैठकर जवार बाजरे के दाने बिखेरने लगी। अरे मिठू, आज मीठी कहाँ है? वो एक चिड़िया से बतियाने लगी। राम किशन जी को उनका ये व्यवहार कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसी बूढ़ी अम्मा जिसकी शारीरिक और भौतिक अवस्था बहुत ही जर्जर है, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल इतनी सहज, इतनी खुश है जैसे कभी कोई दुख का बादल उनके ऊपर से ना गुजरा हो। कितनी शांति है इनके चेहरे पर। माई, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो आसपास कोई बस्ती नज़र नहीं आती, क्या कहीं दूर रहती हो? राम किशन जी ने विनम्रतापूर्वक सवाल किया। तो बूढ़ी अम्मा ने बेझिझक कहा, बाबूजी, मेरा क्या ठौर ठिकाना, कोई गृहस्थी तो है नहीं मेरी जो कहीं घर बनाऊं, इसलिए यहीं इस छप्पर तले मौज से रहती हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। राम किशन जी का ध्यान बूढ़ी अम्मा के मुंह से निकले मौज शब्द पर अटक गया। भला कहीं इस शमशान जैसे वीराने में अकेले रहकर भी मौज की जा सकती है? वो बूढ़ी अम्मा द्वारा कहीं इस बात को समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें इस बूढ़ी अम्मा का फक्कड़ मस्ताना व्यक्तित्व बहुत ही रोचक लग रहा था। यहाँ सुनसान जगह है, पर अकेले कैसे रह लेती हो माई? कोई परेशानी नहीं होती क्या? राम किशन जी ने उत्सुकता से पूछा। परेशानी? बूढ़ी अम्मा पल भर के लिए ठहरी। परेशानी काहे की बाबूजी, मज़े से रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और तान के सोती हूँ। देखो बाबूजी, मानस जन ऐसा प्राणी है जो जब तक जिए हैं परेशानी ही परेशानी चिल्लाता फिरता है। भगवान उसे कितना भी दे दो, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। मैं पूछती हूँ, आखिर खुश रहने को चाहिए ही क्या? ज़रा इन चिड़ियों को देखो, इन बेचारियों के पास क्या ही है, पर ये कैसे खुश होकर गीत गाती हैं। राम किशन जी को बूढ़ी अम्मा की सब बातें सिर्फ कहावतें लग रही थीं। पर माई, तुमको अकेलापन तो लगता ही होगा ना? कहते हुए राम किशन जी की आंखों में दर्द छलक उठा। अकेलापन काहे का बाबूजी? दिन में तो आप जैसे भले मानस आ जाते हैं चाय पीने वास्ते। गांव वाले भी आते जाते रहते हैं,
और ये मेरी चिड़कल बिटिया तो सारा दिन यहीं डेरा डाले बैठी रहती है। बूढ़ी अम्मा पास में फुदक रही चिड़िया पर प्यार भरी नज़र डालते हुए बोली, क्या इतना ही काफ़ी है अकेलेपन के एहसास पर विजय पाने के लिए? रामकिशन जी के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। उनके पास तो सब कुछ है, घर बार, दोस्तों का अच्छा खासा जमघट, उनके सुख दुख की साथी शारदा जी। फिर क्यों उन्हें सिर्फ बच्चों की उपेक्षा से अकेलेपन का एहसास सांप की तरह डसता है? अकेलापन, परेशानी, ये सब फालतू की बातें हैं बाबूजी। जिस मानस को रोने की आदत पड़ जाती है ना, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है रोने का। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे बूढ़ी अम्मा ने सीधे सीधे उन्हीं पर पत्थर दे मारा हो। क्या सचमुच हर वक्त रोना, किस्मत को और दूसरों को दोष देना उनकी आदत बन गई है? क्यों उनका मन इतना बेचैन रहता है? रामकिशन जी के मन में उथल पुथल मचने लगी। माई, तुम्हारा घर बार कहाँ है? कोई तो होगा तुम्हारा सगा संबंधी। रामकिशन जी ने अपनी पूछताछ का क्रम जारी रखा तो बूढ़ी अम्मा गर्व से गर्दन अकड़ाते हुए बोली, है क्यों नहीं बाबूजी, पूरा हरा भरा कुनबा है मेरा। भगवान सबको बरकत दे। देखिए, मेरे पति को तो मरे हुए जमाना बीत गया। 4 बेटे और 1 बेटी है मेरी। नाती पोतों वाली हूँ। सब शहर में बसे हैं और अपनी अपनी गृहस्थी में मौज कर रहे हैं। बूढ़ी अम्मा कुछ देर के लिए रुककर फिर से बोली, मेरा एक बेटा फौज में था। पिछले साल कश्मीर में देश के नाम शहीद हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर रामकिशन जी और शारदा जी दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी बड़ी बात बूढ़ी अम्मा कितनी आसानी से कह रही थी और उनका चाय बनाना भी जारी रहा। वो पूरी तरह से सामान्य थी, ना चेहरे पर सिकन, ना आंखों में नमी। क्या इसे अपने बच्चों का मोह नहीं होता? रामकिशन जी मन ही मन सोचने लगे। फिर बोले, तुम अपने बेटों के पास क्यों नहीं रहती हो? नहीं बाबूजी, अब कौन उस मोह माया के जंजाल में उलझे। सब अपने अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। मैं साथ रहने लगूंगी तो अब बुढ़ापे में मुझसे तो बदला नहीं जाएगा। तो उन्हें ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगी और ऐसा करके खुद भी परेशान रहूंगी और उन्हें भी परेशान करूंगी। मैं तो यहीं अपनी चिड़कल बेटियों के साथ भली। बूढ़ी अम्मा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, अरे मेरी बिट्टू आ गई। आज तेरे संग बच्चे नहीं आए, कहीं तेरा साथ छोड़कर फुर तो नहीं हो गए। बूढ़ी अम्मा चिड़िया की ओर लपकी, फिर बोली, देखो तो मेरी बिट्टू को, इसके बच्चे इससे उड़ना सीख कर फुर हो गए हैं तो क्या ये परेशान हो रही है? रोज की तरह अपना दाना पानी लेने आई है और चहक भी रही है। ये तो प्रकृति का नियम है बाबूजी, ऐसा ही होते आया है। इस बारे में सोचकर क्या परेशान होना। बूढ़ी अम्मा ने सीधे रामकिशन जी और शारदा जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही तो था उनके मन का दुख है। उनके बच्चे भी तो उड़ना सीखकर फुर हो गए थे। बाबूजी, संसार में हर जन अकेला आता है और यहाँ से अकेले ही जाता है। भगवान हमारे जरिए से दुनिया में अपना अंश भेजता है, मगर हम हैं कि उसे अपनी जायदाद समझकर दाव लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो सारी उम्र उसके पीछे रोते रोते काट देते हैं। जो जहाँ है, जैसे जीता है जीने दो और खुद भी मस्ती से जियो, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती का बंधन तो कैसा भी हो दुखी ही है। प्यार से कोई साथ रहे तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बूढ़ी अम्मा एक दार्शनिक की तरह बेफिक्र से बोले जा रही थी और वो दोनों
मूक दर्शक बने सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। उनकी बातें राम किशन जी के मन पर गहरी चोट कर रही थी। ये मरियल सी बूढ़ी अम्मा ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस ढांचा शरीर में इतना मजबूत दिमाग, क्या सचमुच इस बूढ़ी अम्मा को कोई मानसिक कष्ट नहीं है? अम्मा के कड़वे लेकिन सच्चे वचन राम किशन जी के मन पर भीतर तक असर डाल रहे थे। लो श्यामू आ गया। बूढ़ी अम्मा की उत्साह से भरी आवाज़ से दोनों की तंद्रा टूटी। आज राम किशन जी को अनपढ़ बूढ़ी अम्मा के व्यक्तित्व के सामने अपना इतना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व छोटा महसूस हो रहा था। आज महाज्ञानी राम किशन जी को एक अनपढ़ बूढ़ी अम्मा से अनमोल ज्ञान मिला था। आज बूढ़ी अम्मा का व्यवहार ही उन्हें सीख दे गया था। राम किशन जी महसूस कर रहे थे जैसे उनके चारों ओर लिपटे अनगिनत जाले एक एक करके हटते जा रहे हों। अब वो अपने अंतर्मन की रोशनी में सब कुछ साफ देख पा रहे थे। जो पास नहीं है उसके पीछे रोते कलपते हैं, और जो अपने पास है उसका आनंद न लेने की भूल उन्हें समझ आ गई थी। बाबूजी, कार ठीक हो गई है। मैकेनिक की आवाज़ से राम किशन जी विचारों के आकाश से वापस धरती पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशन जी ने मुस्कुराहट के साथ मैकेनिक को उसका मेहनताना देकर उसका अभिवादन किया। अब उनके चेहरे से दुख और परेशानी के भाव गायब हो चुके थे। बूढ़ी अम्मा को चाय भजिया के पैसे चुकाकर दोनों जाकर कार में बैठ गए। राम किशन जी ने वहीं से आसमान की ओर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे मिली उस बूढ़ी अम्मा की बातें उनके कानों में फिर गूंज उठी। जो उड़ना सीख जाए उसे उड़ने दो। खुशियाँ किसी इंसान से नहीं, अपने मन से पैदा होती हैं। कार आगे बढ़ती रही और खिड़की के बाहर उड़ती हुई चिड़ियों का झुंड मानो यही संदेश दे रहा था कि रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती साथ रहने में नहीं, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे की खुशियों में खुश रहने में है। तो दोस्तों, क्या राम किशन जी को बूढ़ी अम्मा की बातों से मिली सीख सही थी या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।